द इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में टोटल फुल टाइम फार्मर्स की संख्या 43 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 30 लाख है। करंटली इंडिया की पॉपुलेशन 143 करोड़ की है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 36 लोगों के लिए एक फार्मर खाना उगा रहा है। अगर इंपोर्ट्स को हटा दे तो दुख की बात यह है कि ये किसानों की संख्या हर साल कम होती जा रही है। यहाँ पर मैं उन किसानों की बात कर रहा हूँ जिनकी एनुअल इनकम अराउंड 1.6 लाख पर एनम है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपए पर मंथ, जो कि किसी रूरल एरिया में काम चलाने के लिए उतना काफी है या नहीं, ये बस उस एरिया के डेमोग्राफिक्स पर डिपेंड करता है। लाइक उनके बच्चों के स्कूल की फी कितनी है, वहाँ पर उनके राशन का खर्च कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस ऑक्यूपेशन इज सीइंग अ डिक्लाइन ऑफ 2000 farmers every year and many ending their lives, क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं या फिर उनकी फसल उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है और वो घर चलाने में असक्षम हो रहे हैं ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। 2023 में इंडिया की 64.13% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज में रह रही है एंड दिस लुक्स नाउ वेरी अलार्मिंग टू मी एंड आई गेस फॉर मेनी ऑफ यू एज वेल दैट इंडियन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग and the number of farmers are decreasing, and more than half of the Indian population still lives in villages. And किसान जो खेती छोड़ रहे हैं due to lack of educational qualification, they are working as laborers with just 8K to 10K salary per month. एंड गरीबी उसके चलते बढ़ती ही जा रही है और अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पाने के अपने बच्चों को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं बच पा रहे हैं। और जो किसान के बच्चे पढ़ते हैं 90% of them don't become farmers. Hello North community, this is Veer, an MBA in marketing student, and you are watching a case study focused on Indian farmers on your own channel North, a free Indian business school. We will learn very important business lessons till the end of this video, and also we'll be able to see if initiatives like Zomato and ITC eChoupal can carve out this problem or not. हमने करंट इंडियन बीपीएल फार्मर्स के सिचुएशन को देखा। एग्रीकल्चर के पोटेंशियल को और समझने के लिए हमें एज एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम संगम ने ले जाया गया था, which was a boon for me as I had been researching on this topic earlier by talking to my family and the people from my village, जिसके conclusions मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर इंडिया के टॉप 10 लीडिंग एग्रीकल्चर स्टेट की बात करें तो वो है यूपी, वेस्ट बंगाल, एमपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा एंड गुजरात, जहाँ से इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स होते हैं। स्टेट्स लाइक बिहार contribute 71% of लीचीज ऑफ नेशनल प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर बिहार के 3/4 पॉपुलेशन को एंगेज करता है और बिहार का 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। बिहार इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट agricultural states in country and is the 4th largest producer of vegetable and 8th largest producer of fruits in India, and this sector contributes over a quarter of state's GDP. But still Bihar is one of the poorest states in India. इन सारे स्टैटिस्टिक्स का जानना इसलिए जरूरी था ताकि हमें ये पता चल सके कि इंडिया के इस सेक्टर में कितना अनटैप्ड पोटेंशियल है। Let's talk about an initiative called eChoupal by ITC, which has been working not only on a business strategy for themselves but उन्होंने 40 लाख से ज्यादा किसानों की जिंदगी को रिवोल्यूशनाइज किया है अक्रॉस मोर देन 35,000 विलेजेस ऑफ इंडिया। दैट हैज हेल्प्ड फार्मर्स डबलिंग देयर इनकम थ्रू eChoupal. दिस इज ड्यू टू दिस $1 billion इंडस्ट्री, जिसके कारण पीपल लाइक मी हैव फेथ ऑन कंपनीज लाइक Zomato, अबाउट विच we'll see at the end of this video. बात 1999 की है जब ITC का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहा था। सोयाबीन was a primary export commodity of ITC at that time. 40 lakh tons of soybean या फिर 80% of the produced soybean of India came from rural Madhya Pradesh. 80% of this was turned into poultry and cattle feed, and also in the form of soya milk. It was exported to countries like China, Pakistan, Bangladesh and even United Arab Emirates. और बाकी 20% को edible oil में कन्वर्ट किया जाता था, which again was in a very high demand due to its high nutritional value. मतलब कि सोयाबीन was supposed to be very profitable for them, और किसान जो उनकी फार्मिंग कर रहे थे were supposed to be rich enough. लेकिन एक्चुअल सिनेरियो ठीक इसका उल्टा था। किसान तो मिजरेबल लाइफ जी ही रहे थे, साथ में ITC was also not able to make much profit out of it. So ITC came up with this problem statement that जब सोयाबीन की इतनी ज़्यादा डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही थी, ये गैप कहाँ आ रहा था कि ना ही एक्सपोर्ट कंपनीज और ना ही किसान अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे थे। एज अगर किसान सस्ता बेच रहे थे तो ITC ज़्यादा मार्जिन रख कर सेम प्राइस पर बेचकर पैसे कमा सकती थी, या फिर अगर किसान महंगा बेच रहे थे तो किसान को फ़ायदा होना चाहिए था।
जब एक्चुअली में प्रॉब्लम एनालाइज किया गया तो पता चला कि इट वॉज बिकॉज ऑफ अ मेजर इनएफिशिएंसी इन द सप्लाई चेन ऑफ सोयाबीन। थोड़ा सा सब्र रखने के लिए आई थैंक यू ऑल। ड्यूरिंग आवर एक्सपीरियंशियल लर्निंग वी वर एक्सपोज टू टू मॉडल्स ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग। एक था F2C मतलब कि फार्म टू कंज्यूमर एंड अनदर वॉज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर, that is farmers, traders, APMCs. F2C में we got to interact with an organic company called Gosudha, जिसने ट्रेडिशनल सप्लाई चेन ऑफ एग्रीकल्चर को तोड़ते हुए अपना सप्लाई चेन बनाया था, in which unlike commodity trading companies like ITC, instead of sourcing produce and commodities from small farmers, they owned 270 acres of their own farmland near Sangamner. They produced major cash crops like maize यानी कि मक्का, sugarcane, cotton, etc. and fruits like pomegranate यानी कि अनार, that too organically without using any type of chemicals in it. उसके साथ they had 1 acre of देसी cow farmland to complete the ecosystem of agriculture. For example, वो केटल्स के गोबर से नेचुरल खाद प्रिपेयर होगा जो उस फार्मलैंड के लिए काफी हेल्पफुल होगा एंड मेज प्रोड्यूस से उन कैटल्स का चारा भी बन जाएगा एंड वेस्टेज एकदम कम हो जाएगा। उन्होंने टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का भी यूज किया था लाइक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। उसके बाद उन्होंने टारगेट ऑडियंस को बिल्कुल प्रिसाइज करते हुए सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स आफ्टर पैकेजिंग इन हाउस टू द सोसाइटीज ऑफ पुणे लाइक शिवाजी नगर, जो कि उनके प्राइसेस को अफोर्ड कर सकती थी एंड हैड 7,000 कस्टमर्स हु बॉट देम ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। मतलब कि उन्होंने पूरे वर्टिकल सप्लाई चेन को ही ओन कर लिया एंड अर्नड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। एंड उसके बाद वी वेंट टू संगमनेर APMC, जहां पर वी सॉ द रियल वर्किंग ऑफ फार्मर्स, ट्रेडर्स, APMC सप्लाई चेन, जो कि बेसिकली कंपनीज लाइक ITC की कमोडिटी एक्सपोर्ट की भी सप्लाई चेन होती है। दे जस्ट ओन द एक्सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन सिस्टम एंड उससे या तो वो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करके नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करते हैं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, इन केस ऑफ ITC मेन 3 पार्टीज थे ITC एक्सपोर्ट सप्लाई चेन इकोसिस्टम में, द फार्मर्स, APMCs यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एंड एक्सपोर्ट कंपनीज लाइक ITC एंड होलसेलर्स। अब इस पूरे सप्लाई चेन को केयरफुली समझते हैं जो अभी तक चला आ रहा है एंड दिस नॉलेज विल हेल्प यू फाइंड द गैप इन दिस इकोसिस्टम। फार्मर्स अनाज उगाते थे and used to take it to the APMCs for selling it. APMC एक ग्रुप ऑफ लाइसेंस्ड ट्रेडर की कमेटी है जो गवर्नमेंट सेटअप करती है टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम ओपन ट्रेड सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन। ओपन ट्रेड का मतलब कोई भी किसान सीधे कंपनी को सामान बिना किसी मीडिएटर या फिर रेगुलेटरी बॉडी के बेच सकती है। APMCs को मंडी भी कहा जाता है। मंडी पर बस वो ट्रेडर्स जो गवर्नमेंट से लाइसेंस्ड होते हैं could buy the produce from the farmers and no other traders were allowed. सो प्रोसेस ये है कि जो ट्रेडर्स होते हैं दे ऑक्शन फॉर द क्रॉप्स ऑन डिफरेंट प्राइसेस एंड द हाईएस्ट बिडर प्रोक्योर्ड द क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। देखने में ये काफी सही लगता है कि फार्मर्स को उस तरीके से अच्छा प्रॉफिट होता होगा थियोरेटिकली, लेकिन असल में दिस वाज अ मिथ ड्यू टू दीज रीजंस। नंबर 1, मंडी की लोकेशन जो किसानों से 40 से 50 किलोमीटर तक दूर हुआ करती थी और मोर देन 75% ऑफ द फार्मर्स अभी भी छोटे किसान हैं। सो मोस्टली उनके पास ना ही स्टोरेज फैसिलिटी होती है टू सिक्योर द प्रोड्यूस सेफली और ना ही वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उतनी अफोर्ड कर पाते हैं। इसलिए उन्हें या तो ट्रांसपोर्टेशन रेंट पर लेना पड़ता है या तो किसी लोकल जूनियर कॉन्ट्रैक्टर को बेचना पड़ता है और वो फिर सीनियर कॉन्ट्रैक्टर तक ले जाते हैं एंड देन वो APMC तक पहुंचता है। सो या तो उन्हें उतनी लंबी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च झेलना पड़ता या फिर इन बिचौलियों यानी कि मिडिलमैन को एकदम सस्ते में बेचना पड़ता था। नंबर 2, फार्मर्स डिडंट हैड एक्सेस टू नो द प्राइसिंग इन मंडीज ऑन अ पर्टिकुलर डे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्हें अपने किसान भाइयों का या बस किसी वर्ड ऑफ माउथ पर ही रिलाई करना होता था या फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च सहना होता था इस होप में कि लोगों ने जो कहा है वो सही निकले। नंबर 3, क्योंकि मंडी में कोई और ट्रेडर अलाउड नहीं था तो लाइसेंस ट्रेडर्स फॉर्म्ड अ कार्टेल एंड इंस्टेड ऑफ ऑक्शनिंग हाई प्राइस दे ऑल कोटेड द सेम लोवेस्ट प्राइस व्हिच वाज वे बिलो द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ प्रोड्यूस। अब किसान इस केस में फिर करे क्या? अब वो ऑलरेडी 50 किलोमीटर दूर आ चुके हैं प्रोड्यूस को बेचने के लिए एंड अगली बार की भी गारंटी नहीं है कि उन्हें अच्छा प्राइस मिले एज देयर वाज अ कार्टेल। प्लस उनकी खुद की कॉस्ट बढ़ती जाती हर बार ड्यू टू दिस ट्रैवलिंग एंड जितना ज्यादा ट्रैवल उतना ही कम पैसा उनके हाथ लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 क्विंटल ऑफ सोयाबीन वाज सपोज टू बी सोल्ड एट बेस प्राइस ऑफ 9,000 रुपीज गिविंग द प्रॉफिट ऑफ 2,500 रुपीज टू द फार्मर्स, ट्रेडर्स
सारे मिलकर 7,000 करोड़ करते। जहां पहले 6500 लगाकर 2500 का फायदा था, वहीं अब 6500 लगा के दे कुड ओनली अर्न 500 रुपीज। उससे भी बुरा अगर फार्मर्स जूनियर कॉन्ट्रैक्टर्स को बेचते तो वो प्रॉफिट फर्दर बस 100 रुपए या इवन उससे भी कम का हो जाता, एज जूनियर कॉन्ट्रैक्टर उससे कुछ प्रॉफिट रखता एंड सीनियर कॉन्ट्रैक्टर कुछ प्रॉफिट बिफोर सेलिंग इट टू मंडीज एट द सेम प्राइस ऑफ 7,000 रुपीज। और इससे भी बुरा तो ये था कि ये ट्रेडर्स किसानों से अनाज क्रेडिट पे लेते थे और पैसा तभी देते थे जब उन्हें फायदा होता था, जो कि इवन 1 महीने तक लग जाया करता था। एंड ये सिस्टम किसानों के लिए गले का फंदा बना हुआ था और वो एक बहुत बड़े डिग्रेडिंग साइकिल में फंसे हुए थे, क्योंकि दे हैड लो कैश फ्लो दैट लेड टू लोअर इन्वेस्टमेंट इन इनपुट्स एंड मशीन्स दैट लेड टू lower production of crops, leading to lower margins, which again made them reach the same point of poor cash flow. In 1999, farmers were losing 60 to 70% of potential of their earning capacity, and सारे किसान ना ही अच्छा कमा पा रहे थे और ना ही अच्छा उगा पा रहे थे. And this had to change for sure. Friends, this story saw their action hero in 1999 and ITC coming up with a wonderful as well as revolutionary initiative called eChopar was a game changer. इस initiative के अंदर ITC ने MP से शुरू किया and they installed PCs in 1999 itself in the remotest village of MP with internet connection along with a printer at their village centers. soyachopar.com नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया which had 3 very important sections needed for the farmers. Weather reports, जिससे कि किसान बीज लगाने का सही समय जान पाए। वेबसाइट पर एक बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग का सेक्शन था ताकि फार्मर्स को खेती के बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चल पाए और वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, दे हैड मार्केट इंफॉर्मेशन सेक्शन जहां पर वो इम्पोर्टेंट मार्केट मेट्रिक्स को दिखाते थे, लाइक प्राइस कंपैरिजन बिटवीन आईटीसी सेंटर्स एंड मंडीज। और सेंस ऑफ कम्युनिटी के लिए उन्होंने Q&A सेक्शन भी डाला था अलॉन्ग विथ क्रॉप इंफॉर्मेशन सेक्शन, जहां पर किसानों को क्रॉप्स के स्पेसिफिकेशन एंड उसके खेती के बारे में बताया जाता था। इस इनिशिएटिव को किसानों से जोड़ने के लिए उन्होंने लीड फार्मर को संचालक के रूप में अपॉइंट किया टू हेल्प फार्मर्स विद eChopar ऑपरेशन थ्रू कंप्यूटर्स एंड साथ में संचालक को 0.5% का कमीशन भी दिया ऑन द बेसिस ऑफ फार्मर्स प्रोडक्टिविटी एंड सेल्स इन ऑर्डर टू मोटिवेट संचालक टू वर्क हार्ड एंड डिवोट देमसेल्व्स कंप्लीटली टू द सिस्टम। उस साल में आईटीसी ने मध्य प्रदेश को कवर करने के लिए 44 टच पॉइंट्स बनाए कवरिंग 80% ऑफ द मध्य प्रदेश फार्मर्स दैट इंक्लूडेड 5 प्रोसेसिंग यूनिट एंड 39 वेयर हाउसेस, जो कि किसानों से मैक्स टू मैक्स 30 किलोमीटर की दूरी पर था। एंड बिलीव मी, दिस वाज लाइक फाइंडिंग वाटर इन अ डेजर्ट फॉर मध्य प्रदेश फार्मर्स बैक देन। अब हम किसान के नजरिए से एक बार देख लेते हैं। किसानों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रॉप्स एंड प्रैक्टिसेस, वेदर फोरकास्ट एंड प्राइसिंग eChopar के द्वारा दे दी जाती थी, which reduced the risk of bad yield and bad production and helped farmers in having larger volume of produce. उसके बाद जब हार्वेस्टिंग हो जाती थी, the farmers could directly look at the website to check prices at ITC centers and APMCs on daily basis. असली गेम चेंजर तो ये था कि ITC even reimbursed the transportation cost जो फार्मर्स को लगता था to reach to the ITC center, जिसके कारण किसान की प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ने लगी। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। जब किसान अपना अनाज लेके ITC सेंटर पहुंचते थे तो उन्हें ITC की तरफ से फ्री में सॉइल टेस्टिंग भी प्रोवाइड की जाती थी, जहां पर टॉप ग्रेड साइंटिस्ट्स प्रोवाइडेड बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर फर्टिलाइजर्स और एडिटिव्स बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फार्मर सॉइल सैंपल। उसके ऊपर से फार्मर्स को पैसे उसी दिन इन हैंड मिल जाते थे और ये जान के शायद आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई होगी। अब देखिए, it enabled them to buy fertilizers and other essential products needed for the next season. They got good cash flow, which led to high investment into farming equipments that led to high productivity, giving higher margin and completing the cycle with a good cash flow again. ITC को transportation reimburse करने के बाद भी $3 per ton and at the same time farmers were able to earn $8 extra per ton. इसके साथ ITC got raw materials at a very cheap price that they used as a raw material for their FMCG products. Thus they were able to reduce production cost and in turn sell at a good margin. ITC ने यहाँ कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, बल्कि पूरे सप्लाई चेन को इम्प्रूव करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स पूरे इकोसिस्टम में प्रॉफिट करवाया, इंक्लूडिंग फार्मर्स। ITC ने प्रूव किया कि इकोसिस्टम के हर मेंबर का भला करके उसको पूरा ऑप्टिमाइज करके अरबों में कमाया जा सकता है। दे फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी, रीचेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी
convenience and knowledge of the farmers, and result was something we can see them now. अब ये तो था एग्जाम्पल बहुत ही पुराने समय का जब ITC ने दिखाया था कि एग्रीकल्चर हैज द पोटेंशियल, लेकिन वी आर इन सेकेंड डिकेड आफ्टर ITC e-Choupal was launched. In this decade we saw better initiatives than ITC e-Choupal जो उन एरियाज को कैटर कर रहे हैं जिन्हें ITC e-Choupal कवर नहीं कर रही है. Let's see these names: देहात, किसान कनेक्ट, ऑर्गेनिक इंडिया, कंट्री डिलाइट, फ्रेश टू होम, निंजा कार्ट, फसल एटसेट्रा. अब ये कुछ नाम है जो इस एग्रीकल्चर सेक्टर को समझकर एग्रीकल्चर को और लिक्विडिटी बना रहे हैं. लाइक देहात इज द लार्जेस्ट मार्केट प्लेस कम अ प्लेटफॉर्म जहां पर किसानों को खाद के साथ साथ बीज, फार्मर सपोर्ट से लेके अवेयरनेस एंड एंड टू एंड सप्लाई चेन सिस्टम मैनेज होती है. They are able to benefit farmers of eastern and central India. वही निंजा कार्ट works on farm to home model. Kisan Connect acts as a community for farmers and helps them in selling their produce and cattle to the right people at the right price. Organic India and Country Delight works on farm to kitchen model. जहाँ पे वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अपना ब्रांड का लेबल लगा के सब्सक्रिप्शन मॉडल पर लोगों के घर पे डिलीवरी करते हैं. निंजा कार्ट एक्ट्स लाइक बिग बास्केट. And definitely, we can't miss out the opportunity which supermarket and hypermarket chains like Reliance Retail offers in agriculture sector. अगर देखा जाए तो पूरे एड्रेसेबल मार्केट साइज का कुछ ही हिस्से को एड्रेस किया गया है. एंड इवन स्मॉल चेंज इन द सिस्टम कैन मेक पीपल मिलियनर्स. बस फोकस शुड बी ऑन प्रोवाइडिंग डिलाइट टू फार्मर्स. एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव जिसकी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं वो है जोमेटो का हाइपर प्योर जो कि फार्म टू फॉर्क मॉडल पे काम कर रहे हैं. जोमेटो हैज मोर देन 25,000 रेस्टोरेंट्स एंड दे आर ट्राइंग टू सप्लाई फ्रेश रॉ मटेरियल्स थ्रू हाइपर प्योर टू दीज रेस्टोरेंट्स फॉर विच The tie-up with the farmers. Zomato के पास robust supply chain and restaurants का भरोसा है. With Blinkit, they are working on hyper-local delivery model. ऐसे projects seems to bring glorious days for farmers. And there are experiments going on to make a proper and stable biofuel from crops like sugarcane and millets. अब जरा सोचिए कि if this happens, who is going to be rich? Of course, farmers. Until they are aware of this news and they know their worth. And awareness is one of the most important things in which our farmers are lagging behind. And it is responsibility of people like me and you to make a system to help them and benefit farmers as well as ourselves. जब मैंने 10 गांवों के अमीर किसानों पर रिसर्च किया तो I was shocked when I found out that they were not solely reliant on agriculture but had small businesses like layer poultry, layer farming, hydroponics, fish farming, wood farming, and above all they had 10 to 15 cattle which made them more than 1 lakh per month. थोड़ा सा मेहनत तो है but to gain something you have to put your force at right place. And the best part is कि इतना खर्च उनके खुद का नहीं जा रहा है. They got subsidy from government and that too up to 90%. And here comes a business for you. Just make a model to make these loans available to farmers easily and you will see the money coming in. गांव में potential बहुत ज़्यादा है इसलिए you see now कि every company is rushing towards rural areas. It's high time now for me and you to understand the potential, help farmers and be one of the strongest pillars in the Indian economy. Give a thumbs up if you learned something from this video and please subscribe to join our tribe and help in the mission of building my dream project of connecting like-minded people related to business and people like you and I for you. Thanks for watching. See you in the next video.